दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। निफ्टी में क्लोजिंग मिली है पॉजिटिव। स्टार्टिंग में निफ्टी वीक था बट आखिरी में निफ्टी ने तेजी पकड़ी तो 41 पॉइंट्स यानी 0.17% की तेजी निफ्टी में मिली। साथ में हम निफ्टी बैंक को देखने चले तो 0.29% का जंप है। मिड कैप की बात करें तो आधे % का जंप है। स्मॉल कैप न्यूट्रल ही बंद हुआ। अब कुछ दिन से हम डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं कि यूएसडी स्ट्रांग होता जा रहा है और रुपीस की बात करें तो रुपीस कंटिन्यूसली वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नोट करने को मिलेगा कि आज भी यूएसडी ऊपर था 0.17% के साथ में। आरबीआई ने दोस्तों कुछ कदम लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं रुपीस को बचाने के लिए, लेकिन उसका कुछ खास इम्पैक्ट आप देख सकते हैं डेटा में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या स्टेप्स है उसको चेक कर लेते हैं आगे चल के। और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएसडी पहुंच सकता है 98 बिना रुके। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी प्रेशर होगा मार्केट के ऊपर, जैसा कि अभी चल रहा है। स्टॉक्स को देखने चले तो आज हाफ कंपनी के स्टॉक्स प्लस में, हाफ कंपनी के स्टॉक्स माइनस में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। एनर्जी अच्छा कर चुका है, ऑटोमोबाइल रियल्टी तेज था, आईटी बैंक फाइनेंस कुछ खास नहीं कर पाए, यानी जो कोर सेक्टर्स है वो कुछ खास नहीं कर पाए। कल एक डेटा मैंने आपके साथ में शेयर किया था। कल का डेटा था, पिछले कुछ दिनों का डेटा था, जिसमें हमने बॉन्ड यील्ड के ऊपर बातचीत की थी जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। इंडिया की 7 पॉइंट समथिंग कुछ पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि फिक्स इनकम या फिर इजी मनी हम बोल सकते हैं, जिसमें सेफ रिटर्न्स मिलते हैं, वो रिटर्न्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से एफआईज पैसे निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट करें। और आप देख सकते हैं कि हो सकता है टैक्स कम हो जाए एफआईज के लिए इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो एफआईज मेरे हिसाब से इंडियन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल जो बॉन्ड है उसकी यील्ड भी हिट कर चुकी है हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। यानी इंडिया की यील्ड हमने देखी ऊपर जा रही है, अब ये ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड की जो बॉन्ड यील्ड है 30 ईयर्स की, ये भी 2 डेकेड के हाई पे पहुंच चुकी है। रुपीज़ अगर गिरेगा तो फिर बॉन्ड में अगर ये पैसे कमाएंगे तो रुपीज़ का जो डेप्रीशिएशन है वो भी मिलेगा। तो रिटर्न्स अगर 10 रुपये मिलते हैं तो 9 रुपये 8 रुपये बचेंगे। और अगर ये रिटर्न्स यूएसडी में आते हैं तो आपको बॉन्ड यील्ड के रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब देखते हैं हाईएस्ट कितनी जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पे तो 2-4% की जो बॉन्ड यील्ड होती है वही होती है। उनको एफडी में इतना ही पैसा मिलता है, 2-3% ही उनके लिए बहुत होते हैं यूएस में। अभी चेक कर लेते हैं कितनी जा चुकी है। फिर जो डॉलर इंक्रीज कर रहा है उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट से पैसा निकलेगा और इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा निकलेगा, क्योंकि डॉलर के अंदर वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको बॉन्ड के रिटर्न्स निकालने के लिए। साथ में जो करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, जो डॉलर बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए। ये भी एक खराब न्यूज़, चिंता का विषय आप देख सकते हैं। मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा चुकी है और मार्केट साथ में वेट कर रहा है एनवीडिया के नंबर्स का। एनवीडिया के नंबर्स आ जाने वाले हैं 20 मई को, ये हमने बातचीत की थी। लेट्स सी कि कैसे नंबर्स आते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे एआई कंपनीज परफॉर्म करेगी और आईटी कंपनीज भी उसके हिसाब से परफॉर्म करेगी अपोजिटली। अगर एआई कंपनीज चलती है तो अपनी आईटी कंपनीज गिरेगी। यहाँ पे भी कुछ डेटा सेंटर कंपनीज है, उनके अंदर भी तेजी आ सकती है अगर एनवीडिया के नंबर्स अच्छे आते हैं तो। चेक करते हैं नंबर्स कैसे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे एशियन इक्विटीज, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा चुकी है। चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब जा चुकी है 5.5 के आसपास। बहुत बड़ी बात है। और ये जो यील्ड थी ना, ये उस समय थी 2008 या 7 के आसपास, जहाँ से पैनिक शुरू हुआ था। और ये घटते घटते दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1% से भी नीचे चली गई थी। उसके बाद में 2-3% तक अभी रिसेंटली थी, जहाँ तक मैंने ट्रैक किया था, क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट रेट इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अभी जापान का भी काफ़ी ऊपर जा चुका है 4% के आसपास, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो एफआईज क्या करेंगे, ऐसे में पैसा शिफ्ट करेंगे इजी मनी की तरफ, जो कि बॉन्ड है, उसमें 5% का उनको ब्याज मिलेगा सीधा, और साथ में डॉलर जो अप्रिशिएट करा है उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये 30 साल की यील्ड है, मतलब 30 साल तक इसमें रखना होता है पैसा। ठीक है, बीच बीच में पैसे निकाल भी सकते हैं, प्रोसीजर अलग अलग होते हैं सबके, लेकिन ये 30 ईयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। कम की भी होती है, उसमें भी तेजी आई है, हर बॉन्ड बड़ा है। 30 साल की यहाँ पे बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 साल की अभी 20 साल के हाई पे पहुंच चुकी है। ये नेगेटिव न्यूज़ है। इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टर यानी जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर से देख लेना। अब दोस्तों रुपीज़ पे आते हैं। रुपीज़ अभी
लो पे जा चुका है वापस से, और ये कंटिन्यूसली अपन देख पा रहे हैं। सो इंडियन सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इंटरवीन किया है यहाँ पे, रुपीज ड्रॉप टू रिकॉर्ड लो, यानी लो पे जा चुका है, तो ये जो ड्रॉप है इसको या तो रोके या फिर इसका जो पेस है, ये जो टूटने का पेस है, ये जो यूएसडी बढ़ रहा है उसको कम करे, यानी स्पीड को स्लो करे। सो यहाँ पे किया क्या है, आरबीआई ने फॉरेक्स इंटरवेंशन किया है। इसका मतलब ये है आरबीआई ने यूएसडी को बेचा है फॉरेन एक्सचेंज में। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई डॉलर्स की बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ती है किसी चीज़ की तो प्राइजेस कम होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सेकंड, आप देख सकते हैं जो सरकारी बैंक है उनके थ्रू ये चीज़ की है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर आप एक स्वैप ऑक्शन भी अनाउंस किया है $5 बिलियन का। इसका मतलब क्या होता है, स्वैपिंग की जाती है, आसान भाषा में समझे तो आरबीआई टेम्पररी प्रोवाइड करेगा डॉलर्स बैंक को, ठीक है, आरबीआई की तरफ से डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी डॉलर निकल जाएंगे, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी और बैंक देगा रुपीस आरबीआई को। फिर ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा फिक्स डेट पर, यानी फिलहाल डॉलर को निकाला जाएगा आरबीआई की तरफ से, ठीक है, तो डॉलर निकाला जाएगा, इट मीन्स डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और उसके बाद में फिर ये रिवर्स भी होगा, क्योंकि ऑब्वियस है डॉलर को इतना ज़्यादा भी नहीं बेच सकते, ये सब शॉर्ट टर्म के टैक्टिक्स होते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में तो चीज़ें जब रिवर्स होगी, इंडिया के नंबर्स अच्छा आएगा, एफ का पैसा आएगा, तब जाके चीज़ें हो सकती है। टैक्स को लेकर भी यस हम बोल सकते हैं कि टैक्स अगर कम हो जाता है तो भी एफ सोचेगी इंडियन मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि रिटर्न्स कम आ रहे हैं, तो टैक्स कम हो जाएगा तो ठीक है, रिटर्न्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। निफ्टी की सिचुएशन पे आते हैं, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, कुछ खास नहीं है ब्रॉडर मार्केट के अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक नंबर्स को देखते हुए अच्छा बुरा कर रहे हैं, बाकी मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, जब तक कुछ पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और बेसिकली आप देखोगे तो थोड़ा नेगेटिव ही मार्केट है, क्योंकि सपोर्ट नीचे शिफ्ट कर रहा है और जो ट्रेंड है वो अभी वीक ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं, कुछ कंपनीज के Q4 के रिजल्ट आए, चेक कर लेते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं। फर्स्ट कंपनी लेंसकार्ट, कुछ टाइम हुआ है मार्केट में आए इस कंपनी को और इसके रिजल्ट आए थे 3.20 पर और रिएक्शन क्या था, 1% के साथ में स्टॉक नीचे गिरा। प्रॉफिट के मार्जिन इसके बढ़ चुके हैं, 17 से 21% के हो चुके हैं। एक्चुअल रिजल्ट कैसे गए उसको चेक कर लेते हैं। सो सेल्स कंपनी की 46% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी का 8% के साथ में कम हुआ है। प्रॉफिट के मार्जिन तो इसके बड़े हैं, तो प्रॉफिट कैसे नहीं बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे ना तो 84% का है जंप। नेट प्रॉफिट कम क्यों है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर टैक्स भी आ जाता है, अदर इनकम भी आती है, डेप्रीशिएशन आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं कि पिछले साल कंपनी ने जस्ट 9% का टैक्स दिया था, अभी के समय आप देख सकते हैं 20% का टैक्स कंपनी ने पे किया है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको होती हुई देखने को मिली है। बाकी ठीक है, मार्केट ने रिएक्शन दे दिया है, मार्केट को नंबर्स अच्छे नहीं लगे। टेक्निकल्स को एक साथ देखते कंपनीज के। ओला, यहाँ पे कुछ है नहीं खास, 1% की तेजी बनी, इसके भी रिजल्ट ओपन मार्केट में आए थे। चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने क्या कुछ किया है। वैल्यूएशन है नहीं, नुकसान मेकिंग कंपनी है। अब देखो यहाँ पे इन कंपनीज में सेल्स बढ़नी चाहिए, यहाँ पे तो सेल्स भी कंपनी की गिर रही है। सेल्स 57% के साथ में क्रैश हुई है वाइनवा बेसिस में। सर्विस अच्छी नहीं है कंपनी की, नए प्रोडक्ट्स कंपनी के चल नहीं रहे, सो इस वजह से ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। बाकी मार्जिन इसके इंप्रूव कर चुके हैं, तो इस वजह से 43% के साथ में इसका लॉस कम हुआ है। 800 करोड़ का कुछ नुकसान था, यहाँ पे 500 करोड़ का नुकसान रह चुका है। सेल्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही वाहियात है ऐसी कंपनीज में, जहाँ पे स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज होती है, लॉस मेकिंग कंपनीज होती है। सेल्स कंपनी को देना चाहिए, बट 800 करोड़ के बाद में 600, उसके बाद में 400, भी 200, सो कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स के लिए कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अगली कंपनी जुबिलेंट फूड, यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट के मार्जिन को। सबसे पहले 18.51% का मार्जिन है, 19.4 का हो चुका है, यानी इम्प्रूव हुआ है। और इसमें परसेंटेज बेसिस में अगर हम देखें प्रॉफिट को, सेल्स कंपनी के 19% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी का 66% के साथ में इंक्रीज कर चुका है। सो क्यून के बेसिस में कुछ खास जंप नहीं है, लेकिन वाइनवा बेसिस में डबल के आसपास प्रॉफिट इसका हो चुका है। टेक्निकल्स को आगे चल के चेक करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स,
इसके भी नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के समय जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो अच्छा कर रही है। अगर आपको ये देखना है कि अभी पैसा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो वो ये सेक्टर है। इसकी कुछ कंपनीज़ को निकालने की कोशिश करिए, छोटी कंपनीज़ हो या बड़ी कंपनीज़ हो, चेक आप कर सकते हैं। बाकी देश की सबसे बड़ी कंपनी को देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पे मार्जिन इसके इंप्रूव कर चुके हैं, 13% से बढ़ के 15% हो चुके हैं। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है 10 रुपये पर शेयर का। परसेंटेज में प्रॉफिट को देखें तो 36% के साथ में पैट बढ़ चुका है इसका। रेवेन्यू 18% के साथ में बढ़ा है। एस्टिमेट का डेटा भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो एस्टिमेट बीट हो चुकी है, तो नंबर्स अच्छे हैं। कल हो सकता है अच्छा रिएक्शन अपन यहाँ पे देख पाए। सो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर डिमांड आ रही है, और हेल्थ केयर डिमांड इसी स्टॉक में, ऐसी कंपनी में नहीं बढ़ रही है, टोटल इंडस्ट्री में बढ़ रही है। तो छोटी कंपनीज को चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ रिवर्सल्स आपको देखने को मिल जाए। सो लेंसकार्ट कुछ खास नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, मार्केट को पहले से इसका आइडिया था। जो एक पैटर्न बना हुआ था पहले, वो पैटर्न अब ब्रेक हो चुका है। सो जब तक पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक कुछ खास यहाँ पे नहीं है, हो सकता है ठंडा परफॉर्म करे। ओला के अंदर कुछ खास नहीं है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी काफ़ी क्वार्टर से अपन ये चीज़ देख पा रहे हैं। बीच बीच में कुछ न्यूज़ आती है, इन्वेस्टर्स उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ अब बड़ा हो सकता है, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, बट रिजल्ट के टाइम पे सब कुछ का बड़ा हो जाता है। जुबिलेंट फूड, सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी अभी एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से वापस एक ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, देखते हैं कि कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे आता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि स्टॉक नहीं चल रहे। देखो, स्टॉक स्विच भी करने होते हैं, स्टॉक्स को एग्जिट भी करना होता है। अगर जो इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है वो ये मान के कर रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मुझे खराब समय पता है कंपनी का, ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो मेरा स्टॉक नहीं चलेगा। दो ऑप्शन है, या तो होल्ड या स्विच। तो ये लोग नहीं करते हैं स्विच का काम, फिर सोचते हैं कि रिटर्न्स बने, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट मौके आपको देता है कंपनीज में स्विच करने के, डेटा हम देखते हैं। एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप स्टॉक्स मैनेज नहीं कर पाते हो, टाइमली एग्जिट या फिर आप स्विच नहीं कर पाते हैं, तो वैसे में आपके पास में ऑप्शन होता है डुअल इन्वेस्टिंग करने का, जिसमें म्यूचुअल फंड और इक्विटीज़ आ जाती है। उसके ऊपर अपन बातचीत कर चुके हैं काफ़ी बार कि बिगिनर्स कैसे फंड्स को ले सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद में इक्विटीज़ में प्ले कर सकते हैं। सो चाहते हो डिटेल में बातचीत हो तो लिख देना, दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप नहीं बेच पाते हो स्टॉक्स को, क्योंकि टोटल अमाउंट आपकी स्टॉक्स में है, तो हो सकता है बड़ी अमाउंट आपका स्टॉक में हो, तो वो बेचना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बेसिस पे अपन बातचीत कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स अगर हम देखें तो यस, यहाँ पे ट्रेंड अच्छा है, देखते हैं ब्रेकआउट आता है या फिर नहीं। बाकी जो छोटी कंपनीज हैं हॉस्पिटल्स की, उनको चेक करना चाहिए। पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।